वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाली अपनी प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी 24 के लिए, उसमें 17 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 18 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर बना है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा इन चार में से कोई एक। रामसर साइटें वेटलैंड्स हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है और रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है और यह सम्मेलन 1995 में कार्यवाही में आया। कोई गलत है इसमें? पहला और दूसरा तो लग नहीं रहा, सी या डी में से आंसर होगा इनकरेक्ट जो है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है, चौथा गलत है। यह सम्मेलन 1975 में कार्यवाही में आया। ठीक है, 1975 में, ना कि 1995 में। तो डी गलत है, वही आंसर है। ठीक है, रामसर साइटें वेटलैंड्स हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। यह सम्मेलन 1975 में कार्यवाही में आया, तो डी गलत है। और रामसर ईरान में स्थित वह स्थान है जहां 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, आर्द्रभूमि वे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो मौसमी या स्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं और इनमें मैंग्रोव नदियां झीलों को तो शामिल किया जाता है लेकिन धान के खेत नहीं। देखिए, आर्द्र भूमियों में मैंग्रोव भी शामिल हैं, नदियां भी शामिल हैं, झीलें भी शामिल हैं, धान के खेत भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त प्रवाल भित्तियां भी इसमें शामिल हैं, दलदल भी इसमें शामिल है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है। पूछा क्या सही बताना, केवल पहला सही है। तो आर्द्र भूमियां इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेटलैंड्स। वे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो मौसमी अस्थायी रूप से जल से संतृप्त या पूरे भरे होते हैं या भरे हुए होते हैं। इनमें मैंग्रोव हो गई, दलदल हो गई, नदियां हो गई, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल, धान के खेत, कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र जहां निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक नहीं होते। इसके अतिरिक्त मानव निर्मित आर्द्र भूमियां जैसे कि अपशिष्ट जल, उपचारित जलाशय शामिल हैं इसमें। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड को प्रभावित नहीं करेगी? वायुमंडलीय CO2 सांद्रता में वृद्धि हो जाए, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो जाए, बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि हो जाए, शाकाहार को प्रोत्साहन। देखिए यही है, शाकाहार को प्रोत्साहन जो है आर्द्रभूमि को प्रभावित नहीं करेगा। बाकी बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि होगी तो प्रभावित होंगी, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी तो आर्द्र भूमियाँ प्रभावित होंगी, वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि होगी तो पहला नहीं है इसमें। तो तापमान में वृद्धि, वर्षा में बदलाव, तूफान हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि, वायुमंडलीय CO2 सांद्रता में वृद्धि और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि आर्द्र भूमि को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? केवल एक ही सही सुमेलित है इन चार में से। डल झील, खजियार झील, कोडाई कनाल और नैनीताल झील। डल झील कश्मीर में पता होगा सभी को, खजियार झील हिमाचल प्रदेश में है, कोडाई कनाल तमिलनाडु में, ये सी वाला सही है, और नैनीताल झील उत्तराखंड में। तो केवल सी ही यहाँ पर सही है, बाकी सारे मिसमैच है। कश्मीर में डल झील, हिमाचल प्रदेश में खजियार झील, उत्तराखंड में नैनीताल झील। ठीक है, नैनी झील सॉरी, हाँ नैनी झील या नैनीताल झील, जिला नैनीताल ही है। और तमिलनाडु में कोडाई कनाल लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ये सारे के सारे लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को डैश कहते हैं? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, नवीन को क्या कहते हैं और पुराने को क्या कहते हैं, दोनों को याद रखिएगा। नवीन जो है वो खादर है और जो पुरानी है वो बांगर है। जलोढ़ निक्षेप, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी यही है, जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अलूवियल सॉइल।
देखिए खादर मिट्टी निम्न क्षेत्रीय है और बरसात के मौसम में अक्सर बाढ़ से जलमग्न हो जाती है, और यह नया जलोढ़ है जो हर साल बाढ़ द्वारा निक्षेपित होता है, जो महीन गाद जमा करके मिट्टी को समृद्ध करता है। इस प्रकार खादर नदियों के बाढ़ के मैदानों पर कब्जा कर लेता है और हर साल ताज़ा गाद जमा होने से समृद्ध होता है। खादर क्षेत्र आमतौर पर ठोसपन और शुद्ध अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट या कंकर की गांठों से समृद्ध होते हैं। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? मक्का, कपास, गेहूं या चावल? तो कपास। देखिए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अनुकूल होती है। ये काली मिट्टी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी सामान्यतः चिकनी, गहरी तथा अभेद होती है। गीली होने पर फूल जाती है मिट्टी और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ने लगती है, इसलिए शुष्क मौसम के दौरान इस मिट्टी में चौड़ी दरारें विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार इस मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को। देखिए काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नी मैग्नीशिया और एल्युमिनिया की मात्रा अधिक होती है, यानी उससे समृद्ध होती है, और इनमें पोटास भी होता है काली मिट्टी में। फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ जो है इनकी कमी होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस मिट्टी का रंग गहरे काले से लेकर भूरे तक होता है, और यहाँ की मिट्टी कपास के साथ साथ मूंगफली, तंबाकू, मिर्च और ज्वार जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त उपयुक्त है, यहाँ की मतलब भारत की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से किस प्रकार का भूमि निम्नीकरण यानी लैंड डिग्रेडेशन भारत में सबसे अधिक देखने को मिलता है? भूस्खलन, बंजर मृदा, उपधारा मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन, सॉइल सब्सिडेंस, लैंडस्लाइड और डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन तो कुछ राज्यों में है, जैसे कि राजस्थान हो गया। और लैंडस्लाइड जो होती है, भूस्खलन, वो अधिकतर भारत के जितने भी 10-11 पहाड़ी राज्य हैं उन्हीं में देखने को मिलेगी, प्लेन एरियाज़ में तो नहीं। तो पूरे भारत में यदि हम देखें तो सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा होगा, यानी मृदा अपरदन। तो ए है इसका आंसर। होता क्या है ये मृदा अपरदन? मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृदा का उपजाऊ परत का ऊपरी हिस्सा खो जाता है, और मृदा अपरदन के कारण मृदा कम उपजाऊ हो जाती है। मृदा की ऊपरी परत बहुत हल्की होती है, जो हवा और पानी से आसानी से बह चली जाती है। प्राकृतिक बलों द्वारा मृदा की ऊपरी सतह को हटाने को सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन के रूप में जाना जाता है, जो भारत में सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नीचे दिए गए अभिलक्षणों के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हैं, 3 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के आधार पर बताना है कि कौन सी मृदा है ये। उनमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम बड़े अनुपात में होते हैं, इसलिए वे अनुर्वर हैं। ठीक है, पहली तो ये हो गया बड़ा पॉइंट कि अनुर्वर है वो मिट्टी, और उनकी संरचना बलुई से दोमट तक चली जाती है। ठीक है, दोमट श्रेणी तक की जाती है, और वे पश्चिम गुजरात में, डेल्टा पूर्वी तट के डेल्टा, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में विस्तृत रूप से मौजूद है। कौन सी मिट्टी हो सकती है? लेटराइट मिट्टी, लवणीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी या पीट में मिट्टी? भारत में जो मिट्टी है वो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं भारत में, इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इनसे अधिकतर प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। देखिए अनुर्वर है, और पश्चिमी गुजरात का नाम आ गया, पूर्वी तट के डेल्टा का नाम आ गया, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में विस्तृत है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो इंडिकेशन है वो लवणीय मृदा का ही हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए डी, लवणीय मृदा। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का एक बहुत बड़ा अनुपात होता है, और इस प्रकार वे होते हैं। यह विशेषता लवणीय मृदा की विशेषता है, और उनमें लवण की मात्रा अधिक होती है, जो उन्हें खेती के लिए कम उपयुक्त बनाती है, और इनकी संरचना रेतीली से लेकर दोमट तक होती है। पश्चिमी गुजरात में, पूर्वी तट के डेल्टा, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में अधिक व्यापक है लवणीय मृदा।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जैव मृदा है? इसमें वर्टिसोल्स, ऑक्सीसोल्स, हिस्टोसोल्स, एरिडोसोल्स। कौन सी मृदा जैव मृदा है? इसमें जैव मृदा है इसमें हिस्टोसोल्स। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हिस्टोसोल्स एक प्रकार की मिट्टी है जिसमें शुद्ध कार्बनिक पदार्थों की गहरी सतह परत होती है। हिस्टोसोल पीट, बोक्स और दलदल की विशिष्ट परिस्थितियों के तहत जलवायु परिस्थितियों में बनाया जाता है और इसमें मृत पौधों और जानवरों के ऊतक और उनके अपघटन उत्पाद शामिल होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च कार्बनिक पदार्थों वाली मिट्टी बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत में काली मिट्टी क्षेत्र को पहचाने। हिमालय, दक्कन ट्रैप, उत्तरी मैदान या तटीय मैदान। काली मिट्टी या रेगुलर सॉइल या कपासी काली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, सी है इसका आंसर। तो भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में स्थित दक्कन ट्रैप एक प्रमुख क्षेत्र है जहां काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी आमतौर पर धात्विक यौगिकों और खनिजों, विशेष रूप से लौह यौगिकों की उच्च मात्रा के कारण काली होती है। काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कपास उगाने के लिए आदर्श है और इसलिए इसे यह नाम दिया गया। बाकी इसके ऊपर तो दूसरे तीसरे प्रश्न में बुलेट पॉइंट्स थे ही, उनको पढ़ लीजिएगा। तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हो गया। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए नंबर है, पीडीएफ प्राप्त आप इससे कर सकते हो। पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए दोनों टेस्ट की। यूपी पीसीएस का भी सीरीज चल रहा है और यूपीएससी भी।